औद्योगिक केंद्र। दुनिया के किसी भी कोने में जाने वाला सामान यहीं से होकर जाता है। मगर रात में बैंकॉक की तस्वीर बदल जाती है। यहाँ बिकने वाली सबसे मशहूर चीजों में सेक्स भी शामिल है। बहुत से विदेशी सैलानी सिर्फ इसी के लिए यहाँ आते हैं। ज्यादातर औरतें अपनी मर्जी से ये काम करती हैं। मगर बैंकॉक के जिस्म फरोशी के धंधे का एक स्याह चेहरा भी है। हर मिनट कोई ना कोई औरत या बच्ची जिस्म फरोशी के धंधे में जबरन धकेली जाती है। उनमें से ज्यादातर यही मौजूद हैं। स्टीव गैल्स्टर फिनलैंड फाउंडेशन के मुखिया हैं। एनिमल ट्रैफिकिंग करने वालों की तलाश में 1 दशक पहले वो बैंकॉक आए थे। आज उनके निशाने पर सेक्स ट्रैफिकिंग करने वालों का एक ऐसा गिरोह है जिसने थाईलैंड को अपना अड्डा बना रखा है। सेक्स ट्रैफिकिंग नए जमाने की गुलामी की तरह है। जब आप ऐसे हालात में घिर जाते हैं जहां से चाहकर भी आप बाहर नहीं निकल पाते, आप अपनी आजादी गंवा देते हैं, तो ऐसे आप बन जाते हैं सेक्स स्लेव। आज दुनिया भर में करीब 15 लाख सेक्स स्लेव्स हैं और इनमें से करीब आधे एशिया में और ज्यादातर यहां थाईलैंड में हैं। यहाँ के सबसे बदनाम गिरोहों में से एक गिरोह उज़्बेक लोगों का है। ये अपने गरीब मुल्क की औरतों को नौकरी का झांसा देकर बुलाते हैं, फिर उनको इस धंधे में धकेल देते हैं। आज गैल्स्टर एक ऐसे मुखबिर से मिलने जा रहे हैं जो इस गिरोह पर नजर रख रहा है। गैल्स्टर उनकी नजरों में आने का खतरा नहीं उठा सकते। 35 अरब डॉलर का ये धंधा पूरी दुनिया में फैला है। इससे जुड़े लोग इस धंधे को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस ऑपरेशन से जुड़े हुए लोगों का बहुत कुछ दांव पर लगा है। इन गिरोहों के सरगनाओं के अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मैं उन्हें सलाखों के पीछे भेजना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस काम से जुड़ा हूँ। ये पागलपन है। ये 21वीं सदी है, लेकिन अब भी सेक्स स्लेवरी मौजूद है। गैल्स्टर रेड लाइट इलाके के पास ही मुखबिर से मिलते हैं। मुझसे मिलने के लिए शुक्रिया। बहुत सी उज़्बेक लड़कियां इस धंधे में आई हैं। क्या आपको पता है कि इस सब के पीछे आखिर कौन है? मतलब कौन इन लोगों को कंट्रोल करता है? सरगना कौन है? देखिए, मैं नहीं जानता कि वो एक आदमी है या औरत, क्योंकि यहाँ पर काफी गिरोह सक्रिय हैं। खतरे के बावजूद सीआई गिरोह के बारे में आगे भी जानकारी देने का वादा करता है। इस ऑपरेशन में गलती करने की गुंजाइश बेहद कम है, क्योंकि वो लोग कहते भी हैं हमें कोई हाथ नहीं लगा सकता। अगर हम उन तक पहुंच सके तो इस इलाके में ह्यूमन ट्रैफिकिंग के खिलाफ एक माहौल हम तैयार कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी एहसास हो जाएगा कि अब माहौल बदल रहा है। उज़्बेक गिरोह को पकड़ने के काम में स्टीव गैल्स्टर अकेले नहीं है। आतंकवाद से लड़ने में महारत रखने वाली टीम भी उनके साथ है। पता नहीं वो लोग कौन हैं। शायद वो थाई सरकार की उस यूनिट का हिस्सा हैं जो ब्लैक ऑपरेशंस वगैरह चलाती है। ये लोग खतरनाक और ताकतवर बदमाशों और गिरोहों पर हमला करके उन्हें नेस्तनाबूद कर देते हैं। एक और बड़ी हस्ती भी इनके साथ काम कर रही है। 2 दशक पहले जनरल चॉनवुड की अगुवाई में इस देश ने रशियन माफिया के खिलाफ ऑपरेशन चलाया था। हमारे पास लगभग 15 मिनट के आसपास है और इसके बाद ही हम पूरी तरह से अटैक करने वाले हैं। अब थाईलैंड के एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिवीजन ने उज़्बेक गिरोह से निपटने के लिए उनकी मदद मांगी है। देखिए, आपको क्या लगता है इस बारे में? ऐसे पागल लोगों को क्या हमें समाज में रहने देना चाहिए? सही कहा ना? ये गलत काम कर रहे हैं। अगर ये लड़कियां आपकी बेटियां या रिश्तेदार होती तो? उज़्बेक गिरोह की सांठगांठ इतनी तगड़ी है कि वो बैंकॉक में खुल्लम खुल्ला अपना धंधा चलाते हैं। मौज मस्ती करनी है? मौज मस्ती के लिए कितना लगेगा? थोड़ी देर के लिए 2000, ज्यादा देर के लिए 6000 बात।
मगर इन औरतों पर इतनी कड़ी चौकसी रहती है कि सिर्फ छिपे हुए कैमरे से ही इन्हें शूट किया जा सकता है। कितना लोगी? थोड़ी देर के लिए 3000 बाट। और पूरी रात के लिए कितना लोगी? 6000 बाट लगेंगे। जनरल चानवुड के मुताबिक इस गिरोह का हेडक्वार्टर बैंकॉक के ग्रेस नाम के होटल में है। ग्रेस होटल सामने ही है, यही है वो जगह, देख रहे हैं? तो यही है वो इलाका? हाँ यही है। जनरल चानवुड को यकीन है कि गिरोह यही है, क्योंकि होटल में मिडिल ईस्ट के काफी सारे क्लाइंट्स हैं। उन्होंने पता लगाया है कि ऐसे लोग कमर्शियल सेक्स के लिए थाई औरतों के बजाय गोरी मुस्लिम औरतों को ज्यादा पसंद करते हैं। हाँ, ये पूरा इलाका इसी के लिए बदनाम है। कई महीनों तक जनरल और उनकी टीम ने ग्रेस होटल पर नजर रखी। काफी मेहनत की है हमने सुराग के लिए। आज उनके हाथ एक सुराग लगा है। एक अंडरकवर एजेंट को पता लगा है कि ज्यादा कमाकर न देने के कारण एक उज़्बेक सेक्स वर्कर को उसके बॉस ने पीटा है। उस तक खबर पहुंचाई गई कि गैल्स्टर उसकी मदद कर सकते हैं। कई दिनों बाद उसने एजेंट से संपर्क किया और वो चुपचाप उसे एक सुरक्षित ठिकाने पर ले आया। उसका कोड नेम है एम। वो बहुत डरी हुई है। उन दलालों के पास उसका पासपोर्ट है, इसलिए वो थाईलैंड छोड़कर नहीं जा सकती। अगर उन्हें पता लग गया कि वो गैल्स्टर तक पहुंच गई है, तो वो उसे या उज़्बेकिस्तान में उसके परिवार को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैं पूरी रात सो नहीं पाती। सिर्फ पासपोर्ट, टिकट, फोटो पेज, अपनी माँ और बच्चे के बारे में ही सोचती रहती हूँ। इन दलालों को दबोचने के लिए गैल्स्टर इन्वेस्टिगेटर्स की एक इंटरनेशनल टीम के साथ काम कर रहे हैं और इस ऑपरेशन को उन्होंने ऑपरेशन ग्रेसलैंड नाम दिया है। उनका पहला काम एम की मदद करना है। इंटेलिजेंस ऑफिसर ओंकुरी कुमार को इस गिरोह से जुड़ी तमाम जानकारियों की छानबीन करने की जिम्मेदारी दी गई है। डग पीटर्स पहले यूएस स्पेशल एजेंट थे। 20 सालों तक अंडरकवर एजेंट के तौर पर काम करके उन्होंने अमेरिका के कुछ सबसे खतरनाक मुल्जिमों का सफाया किया है। उसका चेहरा जाना पहचाना सा है। नताशा इवानोवा इस टीम की ट्रांसलेटर हैं, जो रशियन और जर्मन दोनों भाषाएं जानती हैं। मैं बहुत मुसीबत में हूँ और इस सब से बाहर निकलना चाहती हूँ। मैं समझ सकता हूँ। गैल्स्टर जानते हैं कि एम तलाकशुदा है। उसका एक बेटा है, मगर उसे पालने के लिए उसके पास कोई काम नहीं था। फोटोज देख सकते हैं? काम की तलाश में उसे झांसा देकर बैंकॉक भेज दिया गया और यहाँ उसे रानू नाम की एक औरत के हवाले कर दिया गया। मुझे लगा मुझे पेंटर का काम दिया जाएगा, जो मैं मॉस्को में करती थी। यहाँ तक कि मैं अपनी पेंटर वाली यूनिफॉर्म भी साथ लेकर आई थी। जब मैं यहाँ पहुंची तो रानू ने मुझसे बोला, ये यूनिफॉर्म किसके लिए लाई हो? ये किसके लिए है? मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ एक प्रोस्टिट्यूट बनकर काम करना होगा। एम को यकीन है कि रानू के तार उज़्बेक गिरोह से जुड़े हैं। टास्क फोर्स उसका पासपोर्ट हासिल करके उसे यहाँ से निकलने में मदद करने को राजी हो गई। बदले में उसने उन्हें बैंकॉक के सेक्स ट्रैफिकिंग गिरोह की अंदरूनी जानकारी देने और रानू तक पहुँचाने का वादा किया। मुझे नहीं लगता इसमें 1 घंटे से ज्यादा लगेगा। एम जानती है रानू बैंकॉक के एक बदनाम नाइट क्लब में काम करती है। वहाँ सिक्योरिटी तो तगड़ी है, मगर डग पीटर्स को लगता है कि वो और गैल्स्टर कैमरे छिपाकर अंदर ले जा सकते हैं। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। कैमरों का पता चलने पर गैल्स्टर और पीटर्स बहुत मुसीबत में आ जाएंगे। अब दोनों को बहुत फुर्ती दिखानी होगी। उन्हें रानू को तलाशना होगा, इससे पहले कि उसे पता चले कि एम उसे धोखा देकर भागना चाहती है। डग पीटर्स और स्टीव गैल्स्टर बैंकॉक के रेड लाइट इलाके के पास एक क्लब में गुपचुप शूटिंग कर रहे हैं।
वो रानो नाम की एक उज़्बेक महिला को तलाश रहे हैं। वो जानते हैं रानो अक्सर यहाँ आती है। वो रानो को ढूंढकर उसे अरेस्ट करना चाहते हैं ताकि एम नाम की एक उज़्बेक महिला सेक्स ट्रैफिकिंग के चंगुल से आजाद हो सके। थाईलैंड में एक सेक्स वर्कर से उसके दलाल को रोजाना $1000 तक की कमाई हो सकती है, जबकि खर्चा बहुत मामूली होता है। इससे अच्छा धंधा और क्या होगा। सेक्स वर्कर्स अपना खर्च खुद उठाती हैं। किराए और खाने के खर्च के अलावा धंधा करने की इजाजत के लिए भी वो खर्च करती हैं। पीटर्स और गाल्टर क्लब का चक्कर लगा रहे हैं। ये वो जगह है जहां मिडिल ईस्ट और भारत के लोग औरतों की तलाश में आते हैं। रानो के लिए ये जगह बड़े काम की है। ये ग्रेस वाली नरगीजा की दोस्त जी। है और रानो की जी भी हाँ। दोस्त है ये। ये वही है। उधर एक सुरक्षित जगह एम उज़्बेक गिरोह के अहम मेंबर्स की पहचान कर रही है। पक्का जी पक्का। ये जमीरा है। हाँ। हम पता लगा रहे हैं कि पहली कतार में कौन लोग हैं, उनके पीछे कौन है, यानी कि मामा सांस कौन है। इस भूल भुलैया से होकर हम लोग रानो तक पहुंचने की कोशिश में हैं, जिसने इसकी पिटाई करके पासपोर्ट, पैसे, फोटो, टिकट वगैरह इससे हथिया लिए हैं। हम ग्रेस वाली गैंग से उसके रिश्ते भी पता करना चाहते हैं। ये वही है। ओके, ये मोटा और गंजा आदमी, ये तो आसान है। उन्हें रानो भी दिखी। देखिए यही रानो है। रानो, राइट। यही है। हाँ। चलो, पता चल गया। हमने फुटेज एम को दिखाई और उसने कहा कि यही है वो। तो अब हम फौरन पुलिस को साथ में ले जाएंगे और रानो को अरेस्ट करेंगे। लोकल पुलिस विवादों से बचने के लिए सामने नहीं आना चाहती, इसलिए पीटर्स क्लब में जाकर रानो को बाहर लाने के लिए राजी हो गए। आखिरकार बार के पीछे उन्होंने उसे ढूंढ लिया। यही है रानो। पुलिस स्टेशन में एम जिद करके उस औरत से रूबरू हुई जिसने धोखा देकर उसे यहाँ थाईलैंड में रोका हुआ था। मैं तेरी आंखें नोच लूंगी, जान ले लूंगी मैं तेरी। तू समझती क्या है अपने आप को? मैं तुझे जान से मार डालूंगी। मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मुंह बंद कर अपना तू। You shut up! I say you shut up. अरे तू जरा अपनी शक्ल तूने देख। देखी अपनी तेरी शक्ल? औकात क्या है? तू समझती क्या है अपने आप को? असली प्रोस्टिट्यूट तो तू है। तूने ही गंदगी फैला रखी है। प्रोस्टिट्यूट कहीं की। रानो को छोड़ दिया गया। पुलिस को लगा उस पर इल्जाम लगाने लायक सबूत नहीं है, मगर एम के लिए ये ऑपरेशन कामयाब रहा। हमें कम से कम एक पुलिस रिपोर्ट तो मिल ही गई है, जिससे हम उसका एक टेम्परेरी पासपोर्ट बनवा सकते हैं और उसे कुछ पैसे देकर उसे वापस घर भेज सकते हैं। एम ने भी टास्क फोर्स की मदद की। उसकी दी जानकारी से उन्हें गिरोह के बारे में बहुत कुछ पता चला। इससे उन्हें और पुलिस को पता चल गया कि उज़्बेक गिरोह की कमजोर कड़ियां कौन सी हैं। एम का जवाब नहीं, वो बहुत ही हिम्मत वाली है। उसने हमें इस अंडरवर्ल्ड के एक एक आदमी और एक एक क्लब के बारे में बताया कि कौन क्या है और यहाँ कैसे काम होता है। इससे हमें काफी कुछ पता चला है। एम तो आजाद हो गई, मगर बैंकॉक की सड़कों पर ऐसी बहुत सी औरतें हैं जो यहाँ फंसी हुई हैं। जिस्म फरोशी में सारी औरतों को जबरदस्ती नहीं धकेला जाता। थाईलैंड में पैसे कमाने का कोई और जरिया न होने से हजारों औरतें अपनी मर्जी से ये पेशा चुनती हैं। ये बात एनी डीजलबर्ग बहुत अच्छी तरह समझती है। डीजलबर्ग नाइट लाइट नाम की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था चलाती हैं।
जो जिस्म फरोशी में लगी औरतों को ये धंधा छोड़कर अपना गुजरा कल भुलाने में मदद करती है। इन औरतों को लगता है कि उनकी जिंदगी में अब कोई रास्ता नहीं है। हम उनको आजादी चुनने का मौका देते हैं, एक बेहतर जिंदगी जीने और अपने सपने पूरे करने का मौका। यही मौका डीजलबर्ग इन उज़्बेक सेक्स स्लेव्स को भी देना चाहती हैं। टास्क फोर्स के साथ जुड़कर वो बचाई गई किसी भी औरत को जरूरी सुरक्षा मुहैया कराएंगी। आज डीजलबर्ग रेड लाइट इलाके में जा रही हैं, जहां वो पिछले 17 सालों से जा रही हैं। हमें उनके बारे में सिर्फ इसलिए पता है क्योंकि हमने उनकी मदद की है, वरना हमें बहुत कम बातें ही पता लग पाती हैं। मगर ये मामला थोड़ा अलग है। आज डीजलबर्ग टास्क फोर्स के एक मेंबर के साथ उज़्बेक गिरोह के इलाके में जा रही हैं। वो उज़्बेक लड़की है जो अभी अभी उस तरफ गई है। मैट फ्रीडमैन ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर बनाए गए यूनाइटेड नेशंस के एक इंटर एजेंसी प्रोजेक्ट के मुखिया हैं। वो 25 सालों से सेक्स स्लेवरी से लड़ रहे हैं। उनके जहन में अब भी एक भारतीय कोठे की 15 साल की लड़की की याद ताजा है। एक बार एक जवान लड़की ने जब मुझे देखा तो वो मेरे पास आकर मुझसे लिपट गई और कहने लगी कि प्लीज मुझे बचा लो, वो लोग मेरे साथ बहुत गलत काम कर रहे हैं। मैं एक पुलिस ऑफिसर के साथ था और मैंने कहा ठीक है, ये लड़की हमारे साथ चलेगी। उसने कहा नहीं, ये नहीं चल सकती, वरना वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा कि हमें कैसे भी हो इसे यहाँ से निकालना होगा। हम वहां से चले गए और ज्यादा पुलिस फोर्स लेकर आए, लेकिन वो वहां नहीं थी। उस दिन उस बच्ची को किसी की मदद की जरूरत थी जो मैं उसे नहीं दे पाया। सामने एक नई लड़की है और वो उसका कंट्रोलर है, छोटे वाला, इसलिए उसने हमें इग्नोर कर दिया है। आज फ्रीडमैन यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि डीजलबर्ग को पता चला है कि उज़्बेक ग्रुप तेजी से बढ़ रहा है। 10 साल पहले यहाँ एक जगह 5 या 6 लड़कियां ही नजर आती थीं, मगर 4 साल पहले हालत ये थी कि 2 घंटे में हमें 80 तक लड़कियां दिख जाती थीं। उज़्बेक गिरोह ने पहले भी डीजलबर्ग को जान से मारने की धमकी दी है, मगर वो और उनकी टीम तमाम खतरों के बावजूद मदद मांगने वाली किसी भी महिला का साथ देती है। आज उन्होंने एक अफवाह सुनी है। एक उज़्बेक महिला अपने दलालों के शिकंजे से निकलने की फिराक में है। फ्रीडमैन अपनी जान पहचान के जरिए उसकी तलाश के लिए तैयार हो गए हैं। टास्क फोर्स को जिस शुरुआती कामयाबी की जरूरत है वो यहाँ से मिल सकती है। कई दिनों से ऑपरेशन ग्रेसलैंड पूरे बैंकॉक में एक उज़्बेक सेक्स स्लेव की तलाश कर रहा है जो दलालों के शिकंजे से निकलने की फिराक में है। तो क्या खबर है? देखिए, जब अपने ऐसा यूएन हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट्स के चलते मैट फ्रीडमैन को लगता है उन्होंने उसे ढूंढ लिया है। कल रात एक कॉल आई थी। एक जवान उज़्बेक लड़की को प्रोस्टिट्यूशन रैकेट में धकेला गया है, उसके पेपर्स छीन लिए गए हैं और उसे धमकी दी जा रही है। वो लड़की यहाँ से निकलने के लिए बहुत बेचैन है। उसका कोड नेम है एना और शायद इस गिरोह के चंगुल में फंसी वो अकेली लड़की नहीं है। टास्क फोर्स अलर्ट हो गई और आना तक एक खबर भेज दी गई। प्लान एकदम सादा है। गैल्स्टर को बस एना को सड़क तक लाना है, फिर एक अंडरकवर कस्टमर बनकर उसे साथ लेगा और एक सुरक्षित ठिकाने पर ले आएगा। होटल से एक ब्लॉक पहले गैल्स्टर को 3 उज़्बेक महिलाएं दिखीं। उनमें से एक एना थी और उसकी कंट्रोलर उसके साथ थी। क्या चाहिए? हाँ? सेक्स चाहिए? हाँ? कितना? 1500 बाट। कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए। किसी भी होटल में चलेगी ये? एना साथ चलेगी ये पक्का होने के बाद गैल्स्टर ने अंडरकवर को फोन किया। हेलो, यू स्पीक इंग्लिश? हाँ, मैं इंग्लिश जानती हूँ। 2-3 घंटे के 5000 बाट? हाँ। ठीक है, लेकिन मेरे साथ चलना है। 3 घंटा? हाँ, मुझे बॉस से पूछना होगा इसके लिए।
5,000 बाट? देखिए, उसे अपने बॉस से पूछना होगा कि 3 घंटों के लिए वो 5,000 बाट में जा सकती है या नहीं। ओके। उधर सुरक्षित ठिकाने पर अपने डर के बावजूद एना ने खुलकर बात की। देखिए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूँ। इस गिरोह में बहुत से लोग उज़्बेकिस्तान से हैं। जैसा कि शक था, वो उज़्बेक गिरोह के कब्जे में थी। इस गिरोह में बहुत से लोग उज़्बेकिस्तान से हैं। यहाँ लोग मॉस्को से भी आए हैं और टर्की से भी आए हैं। इस माफिया का जाल हर जगह फैला हुआ है। यही गिरोह एना को ललचाकर थाईलैंड लाया था। उनमें से किसी को पता चला कि वो तलाकशुदा है और उसका एक छोटा बच्चा है। उसने एना को बैंकॉक में नौकरी दिलाने का लालच दिया। जरूरतमंद एना ने हामी भर दी। मैंने तो ये सोचा था कि अगर मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगा तो मैं वापस घर लौट जाऊंगी। लेकिन जब मैंने वापस जाने को कहा तो उसने मुझसे कहा कि तुम्हें यहीं काम करना पड़ेगा। उन्हें पता ही नहीं होता कि वो दिन में ताले में बंद रहेंगी और ना ही उन्हें ये पता होता है कि उनसे जिस्म बेचने को कहा जाएगा और वो इसके लिए ना नहीं कह सकती। उन्हें पता नहीं होता कि उनकी पिटाई होगी, न ये पता होता है कि उनका मर्डर हो सकता है या फिर गैंगरेप हो सकता है। उन्हें इस बात का बिल्कुल पता ही नहीं होता कि उनका क्या हाल होने वाला है। एना फंस चुकी थी। हालांकि वो यहाँ अपनी मर्जी से आई थी, मगर अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मुताबिक जैसे ही उसकी आजादी छिनी, वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हो गई। मुझे वाकई बहुत बुरा लगा। एना ने अपने फोन में अपने बच्चे का एक छोटा सा वीडियो रखा हुआ था ताकि वो उसे बार बार देख सके और उसे ये याद रहे कि इस अंधेरी सुरंग के पार रोशनी है और उसका मकसद वहां तक पहुंचना है। मगर एक सवाल का एना के पास जवाब नहीं था। उसे पता नहीं था कि उज़्बेकों ने उसे कहां रखा है। टास्क फोर्स को जल्द ही ये पता करना था। उसने सुना है कि उसे और कुछ दूसरी औरतों को ट्रैफिकिंग गैंग अब मलेशिया भेजने वाला है और वहां से उसकी निकलने की उम्मीद बहुत ही कम है। इसलिए उसे लग रहा है कि उसके निकलने के लिए यही इकलौता मौका है। उज़्बेक ठिकाने का पता लगाने के लिए सभी लोगों ने अपनी कोशिशें तेज कर दी। उन्हें कम से कम 6 सुराग मिले। उनमें सबसे अहम सुराग ग्रेस होटल के पास के एक अपार्टमेंट का था। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिवीजन ने 24 घंटे की निगरानी शुरू कर दी। उन्हें कामयाबी की जरूरत थी। उज़्बेक अकेले काम नहीं कर रहे थे। उनके पीछे मिडिल ईस्ट के कुछ संदिग्ध लोग भी थे जो सेक्स ट्रैफिकिंग के अलावा शायद और भी दूसरे गलत काम करते थे। कुछ मामा सांस यानी कंट्रोलर्स जिन्हें इन औरतों को काबू करने के लिए रखा जाता है, अक्सर उनके ईरानी बॉयफ्रेंड्स होते हैं और उनके बारे में कई लोगों को बताया गया है कि वो आइस ट्रैफिकिंग यानी मैथाम्फेटामिन्स का काम करते हैं और भी जाने वो क्या क्या काम करते हैं। और इसीलिए जनरल चानवुड की जुटाई नई जानकारी बेहद डराने वाली है। उज़्बेक गिरोह फैल चुका है। ये गैंग सिर्फ बैंकॉक में ही काम नहीं करता। इसने अपना नेटवर्क बड़ा कर लिया है और अब ये पटाया में भी औरतों को काम पर भेजने लगा है। पटाया भी सेक्स टूरिस्ट्स की पसंदीदा जगह है और जनरल चानवुड का अगला टारगेट यही है। पटाया, जुर्म का शहर, बैंकॉक से 160 किलोमीटर दक्षिण में। इसके बीचों बीच 1 किलोमीटर के दायरे में बियर बार्स और गोगो क्लब्स हैं, जहां जमकर सेक्स बिकता है। यहां करीब 27,000 कमर्शियल सेक्स वर्कर्स हैं। ये ज्यादातर अपनी मर्जी से ये काम करती हैं। इसीलिए उज़्बेक गिरोह और उनके सेक्स स्लेव्स के लिए ये सबसे अच्छी जगह है। जनरल चानवुड और उनकी टीम को खबर मिली है कि उज़्बेक ट्रैफिकर्स कम उम्र की कुछ लड़कियों को लेकर आ रहे हैं। इसलिए जनरल गिरोह को रंगे हाथों पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं। देखो, हमें सिर्फ तुम्हारे और उनके बीच की बातचीत या कोई और जानकारी का वीडियो हो या कोई साउंड रिकॉर्डिंग हो तो वो भी चलेगी।
एक अंडरकवर किसी जवान उज़्बेक औरत को होटल में बुलाएगा। उसका काम होगा लड़की और उसके दलाल की फिल्म बनाना। अगर कोई मुश्किल हो तो कॉल करना, वैसे हम दूर से तुम पर निगाह रखेंगे और काम पूरा होने तक इंतजार करेंगे। ओके? पटाया के दूसरी तरफ टास्क फोर्स का साथ दे रही थाई स्पेशल टीम भी काम पर लगी है। उनका टारगेट शहर के पास वाले एक होटल पर है। उनके मुताबिक उज़्बेक गिरोह पटाया में अपना ऑपरेशन यहीं से चलाता है। स्पेशल टीम को पता चला है कि यहीं से दलाल औरतों को शहर के तमाम होटल्स में भेजते हैं। उनमें से एक होटल पर जनरल चानवुड की नजर है, जहां उनका स्टिंग ऑपरेशन होने वाला है। वो रहे वो लोग। वो दलाल है और साथ में वो लड़की है। हेलो। हाय। हाय। यही है? हाँ। 1500 बाट। हाँ। यहीं पर दे दूं? हाँ, यहीं दे दीजिए। अंडरकवर ने फौरन दलाल को कैमरे के फोकस में ले लिया। ये वही आदमी है जो स्पेशल टीम की फिल्म्स में भी था। और अपने कमरे में उसने लड़की को भी कैमरे के फोकस पर ले लिया। तुम कहाँ से हो? इंडिया से। नहीं नहीं, तुम इंडियन तो नहीं हो। क्योंकि काम हो गया है, इसलिए अंडरकवर ने लड़की से कहा कि अब उसका मूड बदल गया है। ये टिप है, ठीक है? ये रख लो। ओके, थैंक यू। उसने उसे कुछ ज्यादा पैसे दिए और वापस भेज दिया। उधर उज़्बेक ठिकाने पर स्पेशल टीम को उस आदमी का पता चल गया जो इन लड़कियों की सप्लाई कर रहा था। इस थाई दलाल का कोड नेम रखा गया M1। उन्हें एक और कामयाबी मिली है। पटाया से धंधा चलाने वाली उज़्बेक औरत की पहचान भी हो गई है। टास्क फोर्स के हाथ नए सबूत लग गए हैं, जिससे उन्हें उज़्बेक गिरोह का सफाया करने में मदद मिलेगी। और उधर बैंकॉक में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिवीजन ने पता लगा लिया है कि इसी अपार्टमेंट में एना को रखा गया है। पहली बार ऑपरेशन ग्रेसलैंड को वो मौका मिला है जिससे 1 दर्जन से भी ज्यादा उज़्बेक औरतों को आजाद कराया जा सकता है। एक लोकल होटल में वो उज़्बेक गिरोह पर धावा बोलने की तैयारी और उस पर नकेल कसने के लिए जरूरी सबूत जुटा रहे हैं। रेड बस होने ही वाली है। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिवीजन उज़्बेक ठिकाने की तरफ बढ़ रही है। एना सुरक्षित है। पुलिस को डर था कि गिरोह उसे मलेशिया भेज सकता है, इसलिए एक अंडरकवर ने उसे आजाद करा लिया। वो भाग रही है, पकड़ो उसे, पकड़ो। इस रेड से गिरोह भौचक्का रह गया। थाई पुलिस को एक कमरे में बंद 13 औरतें मिली। उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, वो बहुत छोटी है। थाई पुलिस ने कमरे में घुसकर रेड एंड रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अब एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग डिवीजन को पता लगाना है कि इनमें से कौन अपनी मर्जी से ये काम कर रही है और कौन जबरदस्ती कर रही है। आपाधापी के बीच कुछ औरतों ने बाहर खबर पहुंचाने की कोशिश की। मेरा एक बेटा और हस्बैंड है। मेरा बेटा इतना बड़ा है, देखिए इतना बड़ा है। प्लीज मुझे एक फोन करने दीजिए। पुलिस ने मना कर दिया, मगर कंट्रोलर्स उज़्बेक भाषा में इन औरतों को धमकाए जा रही थीं। समझ गई ना क्या बोलना है? बोलना कि तुम सब अपने लिए ही ये काम करती हो, ठीक है? तुम सबको याद है ना कि कंट्रोलर ने क्या कहा है? हम सबको वही बोलना होगा। मुझे अपने बच्चे से बात करनी है। वो अभी बहुत छोटा है, मुझे उसे दूध पिलाना है। प्लीज मुझे उससे बात करने दीजिए।
पुलिस स्टेशन में सारी औरतें एक साथ थीं और इससे कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा था। देखिए, मैं आपको सच सच बता रही हूँ, यहाँ पर मैं अपने आप ही आई थी। ये कह रही है ये खुद आई है। वो सब एक ही बात दोहरा रही थी। ज्यादातर पर गिरोह का इतना खौफ था कि वो ट्रैफिकिंग की बात कबूल ही नहीं रही थी। मुझे बताओ तुम्हारा बॉस कौन है? मैं पता करना चाहता हूँ, कहीं तुम्हें जबरन तो नहीं लाया गया? देखिए, मेरा यहाँ कोई बॉस नहीं है, मैं यहाँ अपने आप आई थी। मुझे कोई। तुम ग्रेस होटल में करती क्या हो? मैं क्या करती हूँ? मैंने बताया तो आपको, मैं अपना बिजनेस करती हूँ। मगर पुलिस को पक्का पता है कि ये औरतें सेक्स गिरोह का ही हिस्सा हैं। मैं अपने लिए काम करती हूँ, आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही है? प्रोस्टिट्यूशन कौन करता है? हम प्रोस्टिट्यूट्स हैं। मैं प्रोस्टिट्यूट हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। आप समझते क्यों नहीं हैं? मैं खुद यहाँ आई थी, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आखिरकार करीब 10 घंटों की पूछताछ के बाद एन और डी कोड नेम वाली 2 लड़कियां मान गई कि वो ट्रैफिकिंग का शिकार हुई हैं। वो अपने उज़्बेक मामसान का नाम बताने को राजी हो गईं। उन्होंने एक औरत को पहचान लिया जिसका कोड नेम शालो था, वही जो सारी रात फोन करने की कोशिश करती रही थी। इन सब में अकेले एन और डी ही सेक्स ट्रैफिकिंग का शिकार नहीं हुई है, मगर सिर्फ इन दोनों ने ही मदद मांगी है। एनी डीजलबर्ग ने ट्रैफिकिंग गिरोह से बचाने के लिए उनको एक सुरक्षित जगह रखने का वादा किया है। एन और डी का पता लगाने में गिरोह को ज्यादा वक्त नहीं लगा। मुझे सीआई की कॉल आई है कि इन दोनों लड़कियों पर खतरा है। इस वक्त कोई उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ है। एन और डी अब उज़्बेक गिरोह के लिए खतरा बन चुकी हैं। अगर दोनों ने गवाही दे दी तो गिरोह का सफाया हो सकता है। मैंने सुना है कि कोई अरबी आदमी उन दोनों उज़्बेक लड़कियों को ढूंढ रहा है। वो खतरे में हैं क्योंकि वो उनके छिपने की जगह को तलाश रहा है। अच्छा, वो 2 लड़कियों को ढूंढ रहा है? हाँ, 2 लड़कियों को। ओके, तो अगर वो दोबारा नजर आए तो उसकी एक फोटो खींच लेना या उसका नाम ही पता कर लेना, उतना काफी रहेगा। बात समझ में आ गई ना? मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से वो पूरी तैयारी के साथ होगा और चौकन्ना होगा। टास्क फोर्स के सामने मुसीबत आ गई है। उसके 2 अहम गवाहों की जान पर खतरा है। अगर उन्होंने गवाही देने से मना कर दिया तो शालो बरी हो जाएगी। करीब 6 महीनों की मेहनत के बाद ऑपरेशन ग्रेसलैंड नाकामी की दहलीज पर पहुंच गया है। पुलिस ने उज़्बेक मामसान शालो को छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ पुख्ता सबूत नहीं थे। मगर टास्क फोर्स को एक कामयाबी मिली। वो एक शख्स से मिली जिसे टास्क फोर्स जानती है। उसका कोड नेम है मोएट। ये वही अरेबियन शख्स है जो एन और डी की तलाश कर रहा था। गैल्स्टर को लगता है कि वो शालो का पति है और गिरोह के लिए पैसे का इंतजाम करता है। ये उज़्बेक गिरोह के लिए छिप कर काम करता है। स्पेशल टीम कई महीनों से मोएट की तलाश कर रही थी। अब उन्होंने उसे सर्वेलेंस पर ले लिया। वो उन्हें सीधा ग्रेस होटल ले गया। स्पेशल टीम को पता चला है कि मोएट होटल के कैफे से अपना काम करता है। उन्हें ये भी पता चला कि उसके तार 2 और आदमियों से जुड़े हुए हैं। गिरोह में उनका क्या रोल है, ये जानने के लिए स्पेशल टीम ने इन दोनों पर भी कड़ी निगरानी रखनी शुरू कर दी। बैंकॉक और पटाया ऑपरेशन के कई हफ्तों बाद स्पेशल टीम ने एक खाली पड़े होटल में गैल्स्टर को कुछ जानकारी देने के लिए बुलाया। कैसे हो?
उनको भी टीम मेंबर्स ने अपने चेहरे नहीं दिखाए। ये वो लड़कियां हैं। उज़्बेक लड़कियां हैं ना ये? हाँ, ये वही हैं। गैल्स्टर को पता चला कि स्पेशल टीम ने पटाया गैंग के सरगना का पता लगा लिया है और साथ ही उसकी सेंट्रल एशियन सप्लाई लाइन का भी। वो रशिया या दूसरे देशों की लड़कियों को पटाया में काम करने के लिए भर्ती करती है। हमें ये भी पता चला है कि इन लड़कियों को मैनेज कौन करता है। हमें पता है इनके पीछे कौन है। उन्होंने बैंकॉक सर्वेलेंस की फुटेज भी देखी। देखिए, ये वो जगह है। ओह, ये तो ग्रेस होटल है ना? ग्रेस होटल। बिल्कुल। और मोएट और उज़्बेक गिरोह से जुड़े दूसरे लोगों को भी देखा। हमारे सर्वेलेंस के मुताबिक यही लोग लड़कियों को मैनेज करते हैं। हाँ, ये दो लोग कौन है? कौन है ये? यही दोनों इनसे कांटेक्ट करते हैं और यही इन महिलाओं की देखभाल भी करते हैं। उनका काम देखते हैं। ये था ही नहीं है? नहीं। बहुत बढ़िया जानकारी दी है तुमने। इनका बॉस कौन है? कौन इन लड़कियों की मार्केटिंग करता है? पैसे की देखभाल कौन करता है? ये सब जानकारी बहुत जरूरी है। स्पेशल टीम के लिए भी मामला थोड़ा पर्सनल है। हमारी जांच के मुताबिक ये गिरोह गैर कानूनी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहा है। यह ऐसी गंदगी है जो हमारी सोसाइटी को बर्बाद कर रही है। अगर हम कामयाब हुए तो सोसाइटी को थोड़ा बेहतर कर पाएंगे, इसे और साफ सुथरी कर पाएंगे। उधर बैंकॉक में शालो कोर्ट में पहुंची। एन और डी भी पहली बार यहां आई। दोनों लड़कियों पर जबरदस्त प्रेशर था। उज़्बेक गिरोह के जबरदस्त दबाव में एन और डी टूट गईं। शाहलो के खिलाफ केस में आज काफी बुरा दिन है क्योंकि उसके खिलाफ गवाही देने वाले दोनों अहम गवाह अपने पहले के बयान से पूरी तरह से पलट गए हैं, तो उन्होंने अब उल्टा बयान दे दिया है। 6 महीने की मेहनत के बाद शालो और उज़्बेक गिरोह के खिलाफ मामला ठंडा पड़ रहा है। मेहनत करने वाले तनाव में हैं। गैल्स्टर को एहसास हो रहा है कि एन और डी जैसी लड़कियों की मदद करने के बजाय उन्होंने उनकी जिंदगी को और खतरे में झोंक दिया है। ये ठीक है कि कुछ अरसे के लिए किसी को जेल भेजा जाएगा, मगर किस कीमत पर? जब तक कोई उनके खिलाफ गवाही नहीं देगा, इन ट्रैफिकर्स को खत्म करना बहुत ही मुश्किल काम होगा। मगर हमें कोशिश तो करनी होगी। इसके लिए उनके अंदर पहुंचना होगा और प्रोफेशनल तरीके से छानबीन करना जरूरी है ताकि इन्हें जरा खबर ना हो, कुछ लीक ना हो। इसीलिए हम स्पेशल टीम के साथ हैं ताकि इन लोगों को दबोच सकें। स्पेशल टीम पहले से ही एक नई जानकारी पर काम कर रही है। उन्हें खबर मिली है कि उज़्बेक गैंग का एक मेंबर उनके हाथ आ सकता है। मुठभेड़ की रिहर्सल की जा रही है। ऑपरेशन ग्रेसलैंड की कामयाबी अब इन्हीं पर टिकी है। एक खुफिया ठिकाने पर स्पेशल टीम जबरदस्त तैयारियां कर रही है। ऑपरेशन ग्रेसलैंड को एक बड़ी कामयाबी मिली है। टास्क फोर्स को उज़्बेक ट्रैफिकिंग गैंग के एक मेंबर के बारे में अहम सुराग मिला है। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। ये फाइनल स्टेज है और इसके बाद उन ह्यूमन ट्रैफिकर्स पर अटैक किया जाएगा जो उज़्बेक गिरोह के पीछे काम कर रहे हैं। स्पेशल टीम सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारी कर रही है। उनका टारगेट है गिरोह का एक अहम थाई मेंबर। देखिए, ये है M7। हम इसी पर नजर रख रहे थे। ये बहुत खतरनाक है, इसलिए टीम कोई खतरा नहीं उठाना चाहती। देखिए, स्नाइपर्स हमारे लिए बैकअप का काम करेंगे। अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक नहीं हुआ तो स्नाइपर्स असॉल्ट टीम की मदद करेंगे। 20 आदमियों की एक टीम M7 को उसकी कार से बाहर निकालेगी और जेल भेजने की धमकी देकर उससे सच उगलवाएगी।
यानी उससे जानकारियां लेकर गिरोह के बड़े मेंबर्स तक पहुंचा जा सकेगा। हालांकि ये काफी मुश्किल और लंबा काम है, मगर ये जरूरी है और करना ही पड़ेगा। ओके, हम वहीं जा रहे हैं। स्पेशल टीम को खबर मिली है कि ट्रैफिकिंग गैंग के एक मेंबर को एक जगह पर देखा गया है, तो अब हमारी पूरी टीम वहां पर जाकर उस गैंग मेंबर को अपने काबू में ले लेगी। गैल्स्टर को स्पेशल टीम की एक गाड़ी के पीछे रहना है और सिग्नल मिलते ही आगे बढ़ना है। हाँ, हाँ, ठीक है, हो जाएगा। ओके, ओके। उन्होंने कहा है कि सीधे करीब 500 या 700 मीटर जाना है और फिर लेफ्ट टर्न लेना है। टर्न करते ही गाड़ी को धीमी कर लेना, क्योंकि वहां स्नाइपर्स होंगे वहां। यहीं से टर्न लेना है? हाँ, यहीं से। ओके, तो अब ये ऑपरेशन होने ही वाला है। सड़क से थोड़ी दूर 2 गाड़ियां नजर आईं। फिर असॉल्ट टीम आगे बढ़ी। गो 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 गो। उन्हें M7 और गिरोह का एक और मेंबर मिल गया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है। अब वो इन्हें लेकर जा रहे हैं। दे गॉट हिम। स्पेशल टीम जितनी देर यहां रुकेगी, खतरा बढ़ता चला जाएगा। उनका काम कुछ ही मिनटों में हो गया। ट्रैफिकर्स को दबोच लिया गया है और ऑपरेशन खत्म हो गया है। M7 से सच उगलवाने में स्पेशल टीम को ज्यादा वक्त नहीं लगा। ऑपरेशन ग्रेसलैंड को अब उज़्बेक सेक्स ट्रैफिकिंग गैंग की काफी जानकारी मिल गई है और इसे खत्म करने का एक बेहतरीन मौका हाथ लगा है। देखिए, ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इन शिकार लड़कियों की मदद करें, तो मैं तो इनको जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहता हूं। ऑपरेशन ग्रेसलैंड अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने इस नेटवर्क की परतें उतारना अभी शुरू ही किया है। मेरे ख्याल से हमने उस बड़े से व्हील को पंक्चर कर दिया है जो इस बड़ी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मशीन को चलाता है। इसलिए फिलहाल ये लगेगा कि कुछ नहीं हुआ है, मगर हम इसी तरह काम करते रहे, जो हम जरूर करेंगे, तो एक ना एक दिन हम इस मशीन को रुकने पर मजबूर कर ही देंगे और तब तक हमारी कोशिशें जारी रहेंगी।